जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज अगला सेट हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। इसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के कुल 50 क्वेश्चंस, जो एप्लीकेशन पे 12/6/2024 को करवाया गया है। तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे पेड ग्रुप बनाया गया है, उस पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके लिए आपको मात्र 11 रुपये पे करना पड़ेगा और उस 11 रुपये में आपको 1 मंथ तक पीडीएफ दिया जाएगा। सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, मेरे द्वारा सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, यानी रोशन सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, वो आपको जो मैं अपना नोट बनाता हूँ उसका मैं पीडीएफ आपको देता जाऊँगा प्रत्येक सेट वाइज, ठीक है। और दे भी रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हैं, उन्हें दे भी रहा हूँ। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, देखिए बात समझने की है, समझिएगा। देखिए आप अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से अभी लोगों को ये, मतलब बच्चों को ये भी नहीं पता है कि संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या है। और मैं सही बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इसका अंतर नहीं पता होगा कि संघ राज्य क्षेत्र क्या है और केंद्र शासित प्रदेश क्या है। ये दोनों में अंतर है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है उसे संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे हो गया दिल्ली, दिल्ली में विधानसभा है, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए जम्मू कश्मीर, उसके बाद ले लीजिए पुडुचेरी, ये तीनों में जो है विधानसभा है। तो ये हो गया संघ राज्य क्षेत्र। बाकी जो 5 अन्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्र नहीं कहलाएगा, वो केंद्र शासित प्रदेश ही कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए अब बात किए थे अभी जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का जो है राज्यसभा कितना, हाँ 4 सीट दिया हुआ है जम्मू कश्मीर में। और फिर दिल्ली में 3 सीट है राज्यसभा का, ठीक है। और पुडुचेरी में 1 सीट, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में 4 सीट और दिल्ली में 3 सीट और पुडुचेरी में 1 सीट, ये जो है विधानसभा की सीट है, ना कि राज्यसभा। किसकी सीट है? विधानसभा की सीट है। आगे, निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है? बिल्कुल गलत है। कि निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयोग का काम सिर्फ इतना ही है, चुनाव करवाना, ठीक है। लेकिन उसका झगड़ा का जो निपटारा करेगा वो हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है? बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 79 को आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा संसद के बारे में। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। चलिए, तो आपको पता चल गया कि तीनों का तीनों पॉइंट जो है गलत है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसे 6 माह के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा? बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे आपको मैं बता दूं कि मनमोहन सिंह जो थे, मनमोहन सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं, वो जो थे राज्यसभा के सदस्य थे, ना कि लोकसभा के। लेकिन वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, यानी ये जो है लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, वह केवल राज्यसभा में ही सरकारी नीतियों की घोषणा कर सकता है? बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा, लोकसभा या फिर किसी भी जगह सरकारी नीति का घोषणा कर सकते हैं। किसी भी जगह का मतलब यह है कि अब उनका मन होगा कि टेलीविज़न पे आके अपना सरकारी नीति को दें, या फिर मन होगा कि जैसे लाल किला है तो लाल किला पे जाके अपना वक्तव्य दें सरकारी नीति से संबंधित, वो कहीं भी दे सकते हैं, इसमें उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो दोनों गलत हो गया। और विश्वास प्रस्ताव पर विचार के समय वह मतदान में भाग नहीं ले सकते, ये पॉइंट सही है। लेकिन क्यों सही है इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य लिखा हुआ है इसलिए सही है। अगर यहाँ पे लोकसभा का सदस्य लिखा हुआ होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए वह
अविश्वास प्रस्ताव पे मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ये मनमोहन सिंह जी जो थे वो अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन मोदी जी जो हैं वो भाग ले सकते हैं, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, बात को समझते जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। वो लोकसभा में बजट चर्चा में भाग नहीं ले सकते, ये भी सही है, लोकसभा के बजट चर्चा में वो भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये गलत हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो गलत है। लोकसभा की बजट की चर्चा की गई, क्योंकि यहाँ राज्यसभा के सदस्य थे, तो लोकसभा के बजट की चर्चा की गई। ये लोकसभा के बजट की चर्चा में नहीं ले सकते, भाग ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वह राज्यसभा के सदस्य हो या फिर लोकसभा के सदस्य हो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो जो है लोकसभा के बजट में भी भाग ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सही काला क्रमानुसार सिलसिला क्या है? ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतीय स्वायत्तता और मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो जाएगा 1919 और प्रांतीय स्वायत्तता जो हो जाएगा ये 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो 1909 यानी 3 हो गया, फिर 1 हो गया और 2 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए लोकपाल पद का सृजन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो नागरिकों के अधिकार सुरक्षा के लिए लोकपाल पद का सृजन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम इस पद का जो सृजन किया गया था वो किया गया था स्वीडन में। कहाँ किया गया था? स्वीडन में। और कब किया गया था? 1809 में। कब किया गया? स्वीडन में 1809 में। और भारत में बात की जाए तो भारत में किया गया है मार्च 2019 में। भारत में कब किया गया है? मार्च 2019 में। नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया है? सबसे पहले जो खोजा गया है वो है हड़प्पा। कौन सा खोजा गया? हड़प्पा। कब खोजा गया? 1921 में। और कौन खोजे हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मोहनजोदड़ो की चर्चा की गई, मोहनजोदड़ो की खोज की गई 1922 में। और फिर लोथल की खोज की गई है 1954 में। और फिर धौलावीरा जो है इसकी खोज की गई 1967 से 68 में। ठीक है, टोटल याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर मेरा डिस्कशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और लाइक कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? वैशाली। कहाँ बनाई थी? वैशाली बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? देखिए ऑप्शन देखेंगे और चारों ऑप्शन के बारे में बात भी करेंगे। सबसे पहले मेगास्थनीज को देख लेते हैं। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये जो है भारत आया है मेगास्थनीज। दूसरा है कोलंबस। कोलंबस जो है भारत की खोज के लिए 1492 ईस्वी में निकला था। कहाँ से? तो वो पुर्तगाल से निकला था। बाकी वो जो था ना, मुझे कंफर्म याद नहीं है, वो कहीं और उसका घर जो है, यानी उसकी वहाँ जो उसका जो जन्म हुआ था वो कहीं और हुआ था, वो मुझे ध्यान में नहीं है। मुझे कभी याद आएगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगा, या फिर अगले वीडियो या किसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो कोलंबस जो है 1492 में भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वह भारत की खोज नहीं कर पाया, जाके वह अमेरिका की खोज किया। किसका खोज किया? अमेरिका पहुंच गया। भारत नहीं पहुंच के वह अमेरिका पहुंच गया, तो अमेरिका की खोज कर दिया। तो कोलंबस ही है जो वो भारत नहीं आया था। बाकी जो है वास्को डी गामा 1498 भारत आया। और फाहियान के बारे में आपको पता ही है कि वो भारत बौद्ध मतलब चीनी यात्री था जो बौद्ध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया था। नेक्स्ट है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व, इस बात का ध्यान रखिएगा, 57 ईसा पूर्व। और शक संवत जो है वो 78 ईस्वी। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, ईसा पूर्व है और ईस्वी है, दोनों को जोड़िएगा तो 135 वर्ष का इसमें अंतर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जो मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ, और वैसे जो मैं नोट दूंगा उसमें सारी बातें लिखी हुई है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे एक क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा में पूछा गया है कि गुप्त काल में विक्रम संवत की खोज किसने की? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं विक्रम संवत की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में है कि गुप्त काल में विक्रम संवत की खोज किसने की? तो गुप्त काल की बात की गई, इस पर ध्यान देना है। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या होगा? तो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार हो जाएगा विधि का शासन। देखिए भारतीय संविधान में वैसे न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा नहीं की गई, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे या फिर थोड़ा सा उसे एलेबोरेट करेंगे फिर आपको पता चलेगा। अनुच्छेद 13 में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 13 आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है,
अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक वैवेकिक शक्ति है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। हाँ, स्वयं राज्यपाल भी किसी भी समय अध्यादेश को वापस नहीं ले सकता है। तो ये केवल 2 जो है वो सही है, केवल 2 इसमें सही है। वैसे राज्यपाल का अध्यादेश से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उससे संबंधित अनुच्छेद है 213 यानी 213, और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उससे संबंधित अनुच्छेद है 123। क्या है? 123। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व हैं। मूल संविधान देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, लेकिन 36 और 37 को नीति निर्देशक तत्व में गिनती नहीं लिया जाता है अगर देखा जाए तो। लेकिन मूल संविधान में जो है कुल 14 नीति निर्देशक तत्व थे, जिसकी वजह से ये पॉइंट जो है वो गलत हो गया। अब कहिएगा कि 36 और 37 को क्यों नहीं लिया जाता है? जैसे मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन जब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मौलिक अधिकार सिर्फ 6 हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार से सिर्फ 6 हैं। तो उसे हम लोग कहाँ से काउंटिंग करते हैं? 14 से लेके 18 फिर 19 ऐसे करके करते हैं। तो इसलिए जो है इसी प्रकार 36 और 37 को काउंटिंग नहीं किया जाता है। हम लोग 14 से मौलिक अधिकार में स्टार्ट करते हैं, और लेकिन ये तो 12-13 छोड़ रहे हैं, तो 12-13 को भी काउंटिंग करना चाहिए था, लेकिन काउंटिंग नहीं होता है। इसी प्रकार जो है ये भी काउंटिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, सही है। और नेक्स्ट है, पहला तो गलत हो गया। अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया है, तो भाषा में परिवर्तन किया गया, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष से कम, देखिए 2001 दे दिया। 86वां संविधान संशोधन जो है वो 2002 में हुआ है, ना कि 2001 में। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किया गया, तो ये भी गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो पहला और लास्ट यानी 1 और 4 जो है वो गलत है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो अनुच्छेद 30 में वर्णित है। नेक्स्ट है, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? तो शिवाजी को जो औरंगजेब के द्वारा राजा घोषित किया गया वर्ष 1668 ईस्वी में। इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी है, बाकी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब जो है जयसिंह को भेजता है, और फिर वहाँ संधि होती है। फिर संधि होने के बाद 32 किले में से 32 किला जो जीत के रखा रहता है शिवाजी, उसमें से 23 किला जो है औरंगजेब को दे देता है। उसके बाद फिर शिवाजी को बुलाया जाता है औरंगजेब के दरबार में। शिवाजी आता है, शिवाजी को सम्मान नहीं मिलता है, फिर वो विद्रोह कर देता है, शिवाजी को बंद कर दिया जाता है जेल में। इस प्रकार की एक कहानी है। फिर शिवाजी वहाँ से भेष बदल के भाग जाते हैं। उसके बाद फिर से वो 32 का 32 किला जीत लेते हैं, जिससे खुश होके औरंगजेब जो है बोलता है कि मतलब इस व्यक्ति में जो है राजा बनने की क्षमता है, तो इसलिए जो उसे राजा की उपाधि देता है। ऐसा एक कहानी है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उद्देशिका संविधान का अंश है, बिल्कुल सही है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ये भी सही है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 1976 में उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। और नेक्स्ट है, शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का अंश था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि शब्द पंथ निरपेक्ष जो है वो 1976 में जोड़ा गया है। उससे पहले 1950 से लेकर 1976 तक पंथ निरपेक्ष संविधान में यानी संविधान की उद्देशिका का अंश नहीं था। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों का व्याख्या जो है नहीं करता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट आ गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। देखिए ये सभी जो है ना लौह कारखाना है। क्या है? लौह कारखाना। इसमें आ जाइए आप, पहला दिया हुआ है चंद्रपुर। क्या दिया हुआ है? चंद्रपुर। तो चंद्रपुर आपका हो जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट है चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है बैलाडीला जो कि हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, और मयूरभंज हो जाएगा उड़ीसा में। फिर से हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रपुर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। चंद्रपुर कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगर मैं पूछता हूँ तो अपने मन में कम से कम दोहराइए, 3-4 बार अगर पढ़ेंगे तो शायद याद हो जाए, या फिर आप इसे रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, चित्रदुर्ग है कर्नाटक में, बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में, मयूरभंज है उड़ीसा में। इस अनुसार इसका आंसर 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, झूम कृषि निम्नलिखित प्रकार में उनमें से संबंधित राज्य। देखिए झूम कृषि बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को। किसे बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि को। इसमें क्या होता है कि कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, वो किसी एक स्थान पे जाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधा जंगल को काटते हैं और वहाँ पे मतलब उपजाऊ करते हैं, और 3-4 साल तक उपजाऊ करके वहाँ से फिर जब वहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं रहती है तो फिर दूसरे जगह जाते हैं। फिर इसी पर इसे ही बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो आगे बेवर मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को वेवर कहा जाता है, उड़ीसा में पामाधाबी कहा जाता है, और झारखंड में कुरुवा कहा जाता है। तो इनमें से सभी जो है सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिर्फ मुंबई जो है भारत का पश्चिमी तट का नहीं, मुंबई पूरे भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा बंदरगाह है, और महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। ठीक है, क्योंकि मुंबई पे लोड बढ़ गया था ना, जिसकी वजह से उसके नीचे यानी उसके दक्षिण में नाहवा सोवा बंदरगाह भी बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए कांडला बंदरगाह। कांडला क्रीक में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। बिल्कुल गलत है। कांडला बंदरगाह जो है ना वो कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, बल्कि ज्वारीय या प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय या प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है पारादीप उड़ीसा के तट पर देश का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। देखिए पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा के तट पे है, लेकिन देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर केवल 1 हो जाएगा। क्या होगा? केवल 1 इसमें से सही है। नेक्स्ट है, वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुट-निरपेक्ष आंदोलन का मूर्त रूप दिया था? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो सभी देश जो है 2 पक्ष में थे। जैसे कि देख लीजिए, एक रूस का पक्ष हो गया, एक अमेरिका का पक्ष हो गया। तो कुछ देश जो है अमेरिका में टच हो रहे थे, कुछ देश जो है रूस में टच हो रहे थे। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जैसे भारत हो गया, म्यांमार हो गया, ये सभी देशों ने सोचा कि हम किसी में टच हो जाते हैं, किसी में सट जाते हैं, फिर से भविष्य में जाके मुझे ब्रिटेन की तरह गुलाम बना लिया जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसकी वजह से ये लोग जो है अपने जगह तटस्थ रहे। इसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूर्त रूप दिया गया है। इसमें कौन कौन शामिल थे? नासिर, टीटो और नेहरू शामिल थे। के मठ स्थित है, तो के मठ, देखिए मठ के बारे में जब आया ना तो ज़्यादातर का आंसर जो है आपका हिमाचल प्रदेश ही होगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो के मठ, ऐसे पिछले भी क्लास में 1-2 मठ बताया था मैंने, और सभी हिमाचल प्रदेश में ही था। नेक्स्ट है, शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम संबंधित है, किसे संबंधित है? तो बेश्या की बेटी के साथ संपन्न व्यापारी के प्रेम प्रसंग से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। खासी जनजाति मेघालय से संबंधित है, और यह जनजाति जो है मातृसत्तात्मक समाज से संबंधित है, ये सही है। अब आ जाइए, चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है और शिकारी और संग्राहक जनजाति है, ये भी सही है। बकरवाल जनजाति राजस्थान से संबंधित है, ये गलत हो गया। बकरवाल जनजाति जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और ये जो है ना भेड़ उड़ जो पालते हैं उससे संबंधित है, ये समझ लीजिएगा। हाँ, बकरवाल जनजाति। नेक्स्ट है सिद्धि जनजाति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा। सिद्धि जनजाति गुजरात में है और अफ्रीकी अनुवांशिक स्ट्रेन से संबंधित है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, खासी जनजाति मेघालय में है जो कि मातृसत्तात्मक समाज से संबंधित है। चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश, शिकारी और संग्राहक सही है। बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर, भेड़ पालने वाले को जनजाति है। नेक्स्ट है सिद्धि जनजाति गुजरात जो कि अफ्रीकी अनुवांशिक स्ट्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्यूपर बेल्ट है, तो क्यूपर बेल्ट क्या है ये पूछा जा रहा है। तो क्यूपर बेल्ट जो है प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र, जिसे प्लेटेनॉइड्स भी कहते हैं, इसे ही बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र, जिसे प्लेटेनॉइड्स भी बोलते हैं, उसे ही क्यूपर बेल्ट भी कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? इस बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई है।
नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है माली से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग का विकास औद्योगिकरण का पर्यायवाची है, किसने कहा था? तो भारतीय उद्योग का विकास औद्योगिकरण का पर्यायवाची है, ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र। अच्छा, इसमें बॉक्साइट से संबंधित कुछ दिया नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसमें क्या हुआ था? सुदास और 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास जो है वो जीत गया था। नेक्स्ट, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था विदिशा से। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। हाँ, मिलान कर देते हैं, ठीक है। अचरा रत्नागिरी, अचरा रत्नागिरी जो है वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। चुंडापुर जो हो जाएगा कर्नाटक। पीचावरम जो हो जाएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु। और वेम्बनाड तो केरल हो ही जाएगा। तो अचरा रत्नागिरी हो गया महाराष्ट्र, चुंडापुर हो गया कर्नाटक, पीचावरम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 5, ऑप्शन नंबर 4 1 5 2, ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक तथा उनके लेखक कौन से जोड़ा गलत है? इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय सही है। अभ्युदय महात्मा गांधी यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभ्युदय के लेखक हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है। प्रायद्वीप में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियां के उत्तर से दक्षिण ओर क्रम के लिए नीचे दिए गए कुछ सहायता। ठीक है, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी और फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बगोई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किन मामलों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किन मामलों में, इससे संबंधित पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संविधान में संशोधन बिल्कुल गलत है। जब एक सदन पारित विधेयक दूसरे सदन में 6 माह से अधिक समय तक लंबित रहे तब, हाँ, तब बुलाया जाएगा। जब भी दोनों सदन में मतभेद होगा तब जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। एग्जाम लीजिए। जब एक विधेयक में किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो, ये भी हो जाएगा। जब किसी विधेयक को एक सदन पारित कर दे तथा दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे, ये भी 2 3 4 तीनों स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया? तो किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 में चलाया गया। तो 1920 से 22 यानी 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो वायसराय के पद पे थे। बाकी आपको 26 से 31 तक आपको पता होगा लॉर्ड इरविन थे, और मिंटो 1905 से 1910, और फिर लॉर्ड लिथगो जो है 1936 से 1943 तक। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार पद से हटाया जा सकते हैं? तो महाभियोग द्वारा अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा, महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, मिलान करना है अनुसूची के बारे में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, लेकिन मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। ठीक है। तो अभी तीसरी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच का बंटवारा का। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में आपको हो जाएगा किस चीज़ का वर्णन? 9वीं अनुसूची में हो जाएगा भूमि सुधार अधिनियम। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। तो इसका आंसर जो भी होगा आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अच्छा, उद्यान और राज्य का मिलान करना है। मिलान कर देते हैं। सिमलीपाल आपका हो जाएगा मेघालय, एक सेकेंड, सिमलीपाल होगा उड़ीसा। ठीक है। सिमलीपाल क्या होगा? उड़ीसा। दिहांग दवांग हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है नौकड़ेक, नौकड़ेक जो होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। कंचनजंगा हो जाएगा सिक्किम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। 4 3 5 1,
इसका आंसर जो हो जाएगा 4 3 5 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉकरेक जो है वो मेघालय में, बताया तो मैंने, नॉकरेक जो है वो मेघालय में। 4 3 5 1 आंसर हो। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान से संबंधित समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, बिल्कुल गलत है। लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं, नहीं 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 होते हैं लोकसभा और 7 होते हैं राज्यसभा। सार्वजनिक प्रतिष्ठान समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो पहला आंसर तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, आकलन समिति के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से शामिल किए जाते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि आकलन समिति बोलिए, प्राकलन समिति बोलिए, दोनों जो है एक ही है। और इसमें जो है कुल 30 सदस्य होते हैं, इसमें सिर्फ 30 के 30 सदस्य जो हैं लोकसभा के होते हैं। दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, सेंट हेलेन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो सेंट हेलेन ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? यह है इस ऑप्शन में इसका आंसर ही नहीं दिया है चारों में। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। सेंट हेलेन ज्वालामुखी जो है वो ब्रिटेन में है। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप का नियम में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात की गई, क्षेत्रफल के अनुसार आप जान लीजिए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है एशिया का, उसके बाद आएगा अफ्रीका, उसके बाद आएगा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आएगा साउथ अमेरिका, उसके बाद आएगा अंटार्कटिका, उसके बाद आएगा यूरोप और लास्ट में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा या फिर मैं बता दूं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। ठीक है। 1975 में आपातकाल की घोषणा के भारत का राष्ट्रपति कौन था? 1975 में आपातकाल तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में कितने बार अभी तक आपातकाल लगा है। तो भारत में कुल 3 बार अभी तक आपातकाल लगा है। एक बार 1962 में, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। जब 1962 में लगा उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जब 1971 में लगा तो इंदिरा गांधी थे, और 1975 में लगा उस समय भी इंदिरा गांधी थे। लेकिन राष्ट्रपति की बात की जा रही है तो 1962 में जब आपातकाल लगा उस समय राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। 1971 में लगा उस समय बीबी गिरी थे, और 1975 में जब लगा उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन कृषक विद्रोह नहीं था? कौन कृषक विद्रोह नहीं था? चंपारण कृषक विद्रोह, मोपला कृषक विद्रोह, खेरा कृषक विद्रोह। लेकिन अहमदाबाद जो है वो कृषक विद्रोह नहीं था, क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूर विद्रोह था। क्या था? ये मजदूर विद्रोह था। और ये मजदूर विद्रोह जो है प्लेग बोनस से संबंधित था। इसमें पहली बार महात्मा गांधी जो है भूख हड़ताल का उपयोग किए थे। नेक्स्ट है, नील दर्पण में निम्न में से किसकी स्थिति के बारे में बताता है? तो नील दर्पण में जो है नील उत्पादक कृषकों की करुण दशा के बारे में बताता है, और नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वित्तीय आपात के दौरान सरकारी अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर हो जाएगा। शारदा अधिनियम में क्या है? शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह निषेध से संबंधित है। शारदा अधिनियम आया था 1929 ईस्वी में। कब आया था? 1929 ईस्वी में आया था। और इसमें जो है लड़की के शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़का का शादी का उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। राजमन्नार समिति जो किससे संबंधित है? तो राजमन्नार समिति आपका संबंधित है, ये हो जाएगा आपको केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग जो संबंधित है वो संबंधित है राज्य के भाषाई आधार पर। काका कालेकर जो संबंधित है वो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। संथानम समिति प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना कब की गई? तो इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना जो है लंदन में की गई। और कब की गई? 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? अलीपुर केस जो है संबंधित है, देखिए कोलकाता में अलीपुर है। अलीपुर में कुछ क्रांतिकारी रहते थे, और उन क्रांतिकारी पे आरोप था कि वो जो है शस्त्र अस्त्र रखे हुए
तो इस आरोप में उन बहुत सारे क्रांतिकारी, लगभग 30 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी में जो है नरेंद्र गोसाई नामक एक क्रांतिकारी या बोलिए या फिर जो भी बोलिए, अब वो जो है वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे कुछ लालच दे दिया गया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन की सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ? तो ये बोला है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बोला है? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है यानी लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से नहीं है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये आपको 1906 या 5 से संबंधित है। बाकी लखनऊ पैक्ट आपको पता है 1916, और फिर रॉलेट एक्ट 1919, प्रांतों में द्वैत शासन 1919। तो 1906 वाला जो है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित नहीं है, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आती जा रही है। और रही बात गर्मी की, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो है वो सेफ़ रहना है अभी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।